अच्छा जी, अब जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है जी पेरियोडोंटोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बाकी चारों से डिफरेंट है। ठीक है, इसमें हर चीज़ डिफरेंट है। इसको समझ लो कि ये वाहिद सब्जेक्ट है जो कि कनेक्टेड नहीं है टू अदर्स। ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसको आपको प्रॉपरली पूरा फोकस और टाइम देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ओएम के क्लिनिकल फीचर्स छोड़ भी देते हो तो आपको ओपी से आ जाते हैं, या आप प्रैक्टिस कर करके कर लेते हो। लेकिन जो ये वाला सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर आपको कोई चीज़ नहीं मिलनी जो कि बाकियों से लिंक्ड हो, तो इसको प्रॉपरली करना है। ऊपर से इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके लिए बुक जो रिकमेंड की जाती है वो है कर्नज़ा। ठीक है, किसी के पास 10th एडिशन होता है, किसी के पास 11th, किसी के पास 12th, आई थिंक सो 13th भी आ गया है। जो भी है पास उसी से करो, कोई एडिशन में फंसने वाली बात नहीं है। चाहे 11th हो, 12th हो, 13 हो, 10th हो, हर एक से सेम तरह की तैयारी होनी है और उसी तरह से आपने उसको करना है। सेकेंडली, एक और बुक आती है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको पैराग्राफ्स पढ़ने की आदत नहीं है और वो चाहता है कि मुझे बुलेट पॉइंट्स मिल जाएं, या फिर जो कर्नज़ा है उसकी कोई शॉर्टर वर्जन मिल जाए, तो वो है जेपी पेरियोडोंटोलॉजी आती है। शांति प्रिया ऑथर है और बुक का नाम है एसेंशियल्स ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी। ये ख़रीद लो। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो चीज़ कर्नज़ा ने ना 10 पेजों में लिखी है ना सारे पैराग्राफ्स में, वो चीज़ इसने बुलेट पॉइंट्स बना के लिख दी है। सेम कर्नज़ा ही है, लेकिन उसकी ज़रा समझ लो, उसको ज़रा अच्छी तरह से उसने बना दिया है। उसके पैराग्राफ्स को ख़त्म करके उसमें बुलेट्स डाल दिए, क्योंकि हम थोड़े से पाकिस्तानी हैं तो हमें थोड़े से बुलेट पॉइंट्स अच्छे लगते हैं। पैराग्राफ्स हम लोग नहीं पढ़ते सुकून से, तो इस वजह से ना ये अगर किसी को कर्नज़ा की समझ नहीं आ रही तो वो बुक चेंज कर ले। इसमें बेसिकली जो मेन चीज़ें हैं ना वो है आपके दो, एक जिंजिवल डिजीज़, एक पेरियोडोंटल डिजीज़। अब इसमें मसला क्या है कि जिंजिवल डिजीज़ भी डिफरेंट हैं, पेरियोडोंटल भी डिफरेंट हैं। आप पहले कहीं पे पढ़ी भी नहीं होंगी, सिर्फ पेरियो में करोगे, तो उनके आपको क्लिनिकल फीचर्स आने चाहिए। क्लिनिकल फीचर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसमें वो ये नहीं पूछता, डायग्नोसिस रेयरली कराएगा, डायग्नोसिस नहीं कराएगा आपसे, कभी कभी करा लेगा, कभी कभी बिल्कुल नहीं कराएगा। उसमें पूछेगा राइट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड गिंजिवल एनलार्जमेंट। ठीक है, राइट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पेरियोडोंटल पॉकेट। ठीक है, तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स को याद करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे इसमें जो मेन चीज़ है, इसमें हिस्टोपैथ वगैरह कोई नहीं करनी। ठीक है, किसी की ज़रूरत नहीं है। एक दो है ल्यूकीमिया की हिस्टोपैथ कर दो। ठीक है, डायबिटिक जो पेशेंट है उसके अंदर जिंजिवल चेंजेस जो आते हैं उसकी थोड़ी सी हिस्टोपैथोलॉजिकल कर लो, बाकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है इसमें आपने उसके मैनेजमेंट्स हैं। अब जो मैनेजमेंट है ना वो बिल्कुल अलहदा से लिखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिज़ीज़ पहले पढ़ते हो, पेरियोडोंटल और जिंजिवल, और मैनेजमेंट्स अलग से पढ़ते हो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये इसको मैं इसके साथ कोरिलेट कैसे करूं। तो वो थोड़ा सा देख लेना है कि कौन सी डिज़ीज़ में कौन कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। और इसके मेन मसला ये है कि इसमें आपको प्रोसीजर्स को याद करना पड़ता है, आपको लिखने पड़ते हैं कि आई विल प्लेस एन इंसिजन हियर, इतने सेंटीमीटर दूर, इस तरह से ना। तो इसमें प्रोसीजर याद करने पड़ते हैं, तो प्रोसीजर्स को अच्छी तरह से याद करना है। तो मेन चीज़ है आपकी जिंजिवल डिजीज़, पेरियोडोंटल डिजीज़, एंड देन दीज प्रोसीजर्स। कि जिंजिवल एनलार्जमेंट को जिंजिवेक्टमी का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, फ्लैप सर्जरी का प्रोसीजर क्या है, मॉडिफाइड विडमेंट फ्लैप कैसे रेज करते हैं, ये सारे प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको कर्नज़ा में भी मिल जाएंगे, आपको एसेंशियल्स ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी में भी मिल जाएंगे। तो ये उस लिहाज से इसको तैयार करना है। दूसरा, इसमें जब क्वेश्चन आता है ना तो वो ये पूछ लेता है कि भाई एक बंदा है, उसको ड्रग इंड्यूस्ड जिंजिवल एनलार्जमेंट है, हाउ विल यू मैनेज।
ठीक है। तो इस पे पूरा एक चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ जिंजिवल एनलार्जमेंट, तो ये तो वहाँ से हो जाता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको खुद ही लिखना पड़ता है, तो उसमें आप क्या करते हो कि आपने प्रोसीजर्स पढ़े होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको पता है मॉडिफाइड विजमैन फ्लैप इसमें यूज़ होता था, आपको अनडिस्प्लेस्ड फ्लैप इसमें यूज़ होता था, पेपिला प्रेजर्वेशन फ्लैप इसमें यूज़ होता था। तो आप उनके नाम लिख सकते हो और आप आराम से इसको कर सकते हो। इसकी जो बुक है इसका मेन मुझे भेज देना टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो मैं उस पर मार्क कर दूंगा कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं। थोड़ा सा लंबा है, टाइम टेकिंग है, लेकिन ये इजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी बहुत मेमोराइजेशन आपको करनी पड़ती है, लेकिन एज सच इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी इसमें भी यूक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूक्यूज़ डिक्टो उठा के सेम टू सेम भी आ जाते हैं और थोड़े बहुत चेंजिंग्स के साथ भी आ जाते हैं। तो आपने ये इसमें यूक्यूज़ का ख़ास ख्याल रखना है, यूक्यूज़ अच्छी तरह से करने हैं। यूक्यूज़ में जो डायग्नोसिस आएंगे ना, उन्हीं डायग्नोसिस को प्रैक्टिस कर लेना। उसी तरह के डायग्नोसिस भी आते हैं इसमें। ज़्यादातर इसमें क्लिनिकल फीचर्स पूछे जाते हैं, आपसे मैनेजमेंट्स पूछी जाती हैं, प्रोसीजर्स के स्टेप्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें 3 मेन चीज़ें हैं जो कि पूछी जाएंगी। तो ये आपकी पेरियोडोंटोलॉजी है, अल्लाह का नाम लेके शुरू करो। ठीक है, तो इंशाल्लाह इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये इतनी मुश्किल नहीं है। 3rd ईयर ईजीएस्ट ईयर है और फॉर द ईयर्स, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, तो आप आराम से उसको ईजीली कर लेते हो।